अगस्त 2013 बापू आसाराम के ऊपर जोधपुर पर उनके ही आश्रम में एक कथित षोडशी 16 साल की कन्या असलियत में 18 साल की ऊपर कथित अप्राकृतिक दुराचार के आरोप लगे। 2 दिन के बाद नाबालिग कन्या के पिता ने दिल्ली जाकर इस कांड की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट कराया जो जेके हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर के अनुसार उसके साथ कोई खरोच तक के निशान नहीं हैं, ना ही छेड़छाड़ हुई। केस में पोस्को एक्ट लगाया गया। यद्यपि शाहजहांपुर के एक विद्यालय के सर्टिफिकेट के अनुसार लड़की वयस्क है, उसने कन्या का कलमबंद लेकर सारा मामला राजस्थान पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया। आसाराम को पूछताछ हेतु 31 दिसंबर 2013 तक समय देते हुए सम्मन जारी किया गया। इसके बाद जब वो हाजिर नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, 376 बलात्कार, 506 आपराधिक हत्याकांड के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु जोधपुर की अदालत में सारा मामला भेज दिया। फिर भी आसाराम गिरफ्तारी से बचने के लिए सारा उपाय करते रहे। उन्होंने इंदौर जाकर प्रवचन देना आरंभ कर दिया। पंडाल के बाहर गिरफ्तारी करने को पहुंची पुलिस के साथ बापू के समर्थकों ने हाथापाई की। आखिरकार रात के 12 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद जैसे ही 1 सितंबर 2013 की तारीख आई, राजस्थान की पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया और विमान द्वारा जोधपुर ले गई। उन्होंने नाबालिग कन्या के सभी आरोपों को नकारते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच राजनीतिक रूप से फंसाने का आरोप लगाया। जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने लड़की की उम्र व जन्म तिथि के संबंध में बताया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मात्र पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की अंक तालिका रिकॉर्ड पर ली गई है, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में आवेदन पत्र को रिकॉर्ड में नहीं लिया तथा अभियोजन पक्ष ये भी साबित नहीं कर पाया कि अंक तालिका में जो जन्म तिथि का अंकन है वो किस दस्तावेज के आधार पर लिया गया। घटना के बाद बनाया स्कूल का फर्जी सर्टिफिकेट। अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने अंतिम बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अभियोजन ने संत आसाराम बापू के खिलाफ फर्जी तरीके से गवाह और साक्ष्य बनाए हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश स्थित शाहजहांपुर के प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद वाजपेयी ने कोर्ट को मिथ्या गवाही दी थी। वह 2 तक स्कूल का प्रिंसिपल था, जबकि हकीकत में वह 1 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था। अधिवक्ता सुराणा ने कहा, तथाकथित घटना के बाद पीड़िता अभिभावक ने षड्यंत्र के तहत लड़की का स्कूली स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाया और कोर्ट में पेश कर दिया। इसके विपरीत बीमा पॉलिसी के दस्तावेज की तरफ
न्यायालय का ध्यान केंद्रित करते हुए वकील ने बताया कि इस पॉलिसी के दस्तावेज में अंकित जन्म तिथि के आधार पर घटना के दिन पीड़िता बालिग थी। न्यायालय ने जन्म तिथियों की कमी जाहिर की। 21 बचाव पक्ष द्वारा रखे गए तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के दृष्टांत भी पढ़कर सुनाए गए। साथ ही अभियोजन गवाहों के विरोधाभासी बयान, जो कि जन्म तिथि से संबंधित थे, की कमियों को न्यायालय के समक्ष जाहिर की गई। बापू आसाराम जी के अधिवक्ता ने दावा किया है कि पीड़ित लड़की उस समय नाबालिग नहीं थी जिस समय उसने मड़ई गांव जोधपुर में आसाराम जी बापू के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई केसों का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन बीमा एक कानूनी दस्तावेज है जो कानून में किसी भी उम्र संबंधी विवाद में पर्याप्त साक्ष्य होता है। लड़की की मां ने जो जीवन बीमा खरीदी थी उसमें लड़की की जन्म दिनांक 1/7/1994 उल्लेखित है और इस जन्म दिनांक के मुताबिक लड़की ने जिस समय आरोप लगाया है उस समय वो नाबालिग नहीं थी बल्कि 19 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। तो किस आधार पर आसाराम जी बापू पर एक्ट लगाया गया? अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने ये भी कहा कि लड़की की उम्र संबंधी अलग अलग दस्तावेजों में अंतर होने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने उसकी परवाह तक नहीं की और किसी अतिरिक्त अधिकारी से उन दस्तावेजों में जो उम्र संबंधी अंतर आ रहा था उसकी जांच नहीं कराई। मड़ई फार्म हाउस के बापू आसाराम जी ट्रस्टी नहीं थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आगे बहस जारी रखते हुए कहा, अगर बापू आसाराम जी जोधपुर मड़ई फार्म हाउस के ट्रस्टी थे तो अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत पेश क्यों नहीं किए? अगर कोई विश्वास योग्य होती तो रजिस्टर होती, कोई व्यक्ति आकर उसको साबित करता, परंतु कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ। इसीलिए ट्रस्टी होने का जो आरोप है उसका जीरो वैल्यू है। एक एफआईआर कराई गई घटना के 5 दिन बाद, वो भी जोधपुर की घटना बताकर दिल्ली में रात्रि 2:45 एफआईआर किया। 2 रजिस्टर के कई पन्ने संदिग्ध तरीके से फाड़े गए। 3 एफआईआर 2 दिन बाद न्यायालय में पेश की गई। 4 अलग अलग सर्टिफिकेट में पाई गई लड़की की अलग अलग उम्र। 5 एफआईआर लिखते समय की गई वीडियो रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। 6 एफआईआर और एफआईआर के कार्बन कॉपी में अंतर पाया गया। 7 मेडिकल में नहीं मिला एक भी खरोंच का निशान। मेडिकल में भी क्लीन चिट मिल चुकी है। 8 सुब्रमण्यम स्वामी जी के अनुसार कॉल डिटेल से पता चला है कि जिस समय घटना बता रही है उस समय वे अपने मित्र से बात कर रही थी। 9 लड़की की मां दिल्ली में ही गिरफ्तार करवाना चाहती थी। 10 लड़की और उसकी मां ने जो भूत प्रेत की छाया बताने की घटना बताई वह कल्पना करके झूठी बताई गई है।
आपको बता दें कि अधिवक्ता सुराणा ने और भी कई खुलासे किए हैं, जिससे साफ पता चला है कि बापू आसाराम को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। केवल न्यायालय में सुराणा ने केस के खुलासे किए, ऐसी बात नहीं है। दिग्गज न्यायविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी पहले न्यायालय में आकर सनसनीखेज खुलासे किए और सबूत सहित बताया है कि बापू आसाराम जी को सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक जेल भिजवाया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो गृह मंत्री राजनाथ को भी बता चुके हैं कि आसाराम बापू जी को जेल में रखने का फालतू न्यायिक हिरासत में। फिलहाल आसाराम जोधपुर की जेल में बंद है और जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए राम जेठमलानी को अपना वकील नियुक्त किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में जेठमलानी द्वारा ये दलील दी गई कि आरोप लगाने वाली लड़की बालिग है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा उनके मुवक्किल आसाराम को एक साजिश के तहत फंसाया गया। टीवी चैनल पर ये समाचार देखते ही शाहजहांपुर में रह रही पीड़ित बालिका आहत होकर अपने बाप से कहा कि अब वह जीना नहीं चाहती। पीड़िता के पिता ने कहा, आसाराम को सजा न्यायालय से मिलेगी, लेकिन उनकी बेटी पर मिथ्या आरोप लगाने वाले वकील को ईश्वर की अदालत में दंड मिलेगा। बहरहाल अदालत ने आगामी 1 अक्टूबर 2013 तक का वक्त जेठमलानी को सबूत जुटाने के लिए दिया। 1 अक्टूबर 2013 को न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि आसाराम बाल यौन शोषण पीडोफिलिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। गवाहों की गवाही अधूरी है। इस मुद्दे को देखते हुए जज ने आसाराम की जमानत खारिज कर दी। आरोपों की आंच उनके बेटे नारायण साईं तक पहुंची है। वह अभी तक फरार है और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। इन हालात को देखते हुए न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का निर्णय लिया। फिलहाल आसाराम न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दुष्कर्म के आरोप में फंसे आसाराम के केस के एक गवाह कृपाल सिंह की शनिवार रात रहस्यमयी मौत हो गई। उन्हें शुक्रवार रात को घर लौटते समय अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें शुक्रवार देर रात ही बरेली मिशन हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। यौन शोषण के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 25 अप्रैल 2018 बुधवार को जोधपुर की विशेष अदालत ने आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया गया। इस फैसले के बाद जोधपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बहस जारी है।